So this is lecture number 3rd of ionic equilibrium, and in this part we are going to continue with the last lecture. Last lecture में हमने कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट पढ़ा था. जैसे कॉमन आयन इफेक्ट को समझाने के लिए एक और एग्जांपल सुनिए. वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए आपके पास है एसिटिक एसिड. आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है. जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये डिसोसिएट होगा अपने आयंस में. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं. और आपको पता है सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. 100% डिसोसिएट होगा. तो 100% डिसोसिएट होकर के ये अपने आयंस में टूटेगा. अब आप देखिए जो प्रोडक्ट है उसमें दोनों में सेम आयन है. यानी यहां पे भी CH3CO नेगेटिव, यहां पे भी CH3CO नेगेटिव. यानी प्रोडक्ट में इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. यानी जो पहले डिसोसिएट हो रहा था वो डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए अल्फा डिक्रीज करेगा. इसको कॉमन आयन इफेक्ट बुलाते हैं. ठीक है. जैसे दूसरा एग्जांपल सुनिए. आपके पास है HCl. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट होगा H+Cl- में. फिर आपने लिया NaCl. NaCl आपको पता है सॉल्ट है. सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो इसका भी अल्फा 100%, ये भी इसमें टूटेगा. अब आप देखिए प्रोडक्ट में कॉमन आयन तो है, सेम आयन तो है, पर मैंने आपको बताया था कि कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट शो करने के लिए दोनों में से कोई एक वीक होना चाहिए. पर यहां दोनों स्ट्रॉन्ग है. कॉमन आयन प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड आयन इफेक्ट के बारे में. ऑड आयन इफेक्ट को समझने के लिए आप लीजिए एसिटिक एसिड. आपको पता है वीक एसिड है, तो ये डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा अपने आयंस में. और फिर आपने लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा Na++OH- में. अब आप देखिए प्रोडक्ट साइड में आपको यहां H+ और OH नेगेटिव दिख रहा है. अब H+ और OH नेगेटिव क्या करता है, हमेशा अपने साथ बॉन्ड बना करके वाटर बनाता है. तो अब आप देखिए यहां प्रोडक्ट साइड में ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है. और अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है आयन का, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट साइड डिक्रीज कर रहा है. तो प्रोडक्ट साइड को बढ़ाना है तो इसका और डिसोसिएशन करो. और डिसोसिएशन मतलब इसका अल्फा बढ़ेगा. इसी को बुलाते हैं ऑड आयन इफेक्ट. समझ में आया? तो ऑड आयन इफेक्ट में बेसिकली आपको दो डिफरेंट आयन देखने को मिलता है, मेनली H+ और OH नेगेटिव, जो वाटर रिएक्ट करके वाटर बनाएगा. प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा. सो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी अल्फा बढ़ाना पड़ेगा. इसी को बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट. अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है. व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स हैविंग ऑड आयन is added in the solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte increases, which is called odd ion effect. और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि फॉर बोथ कॉमन एंड ऑड आयन इफेक्ट होने के लिए वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक. ये पहचानिएगा, आपको पहचानना पड़ेगा आपको. एंड इफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग देन बोथ दीज इफेक्ट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड. ठीक है. जैसे आप इस क्वेश्चन को करके देखिए. पहला क्वेश्चन आपके पास है H2SO4 KOH. आपको पता है ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग है तो ना तो कॉमन आयन इफेक्ट ना ऑड आयन इफेक्ट. ठीक है. फिर देखिए NH4OH और HNO3. HNO3 आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NH4OH वीक बेस होता है. तो जब ये टूटेगा तो आपके पास देखिए NH4+ और OH नेगेटिव मिलेगा, और ये टूटेगा तो H+ और NO3 नेगेटिव मिलेगा. अब देखिए यहां आपको ऑड आयन दिख रहा होगा. पहले कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है ऑड आयन और कॉमन आयन. तो यहां ऑड आयन है तो ये ऑड आयन इफेक्ट शो करेगा. फिर देखिए H2S HCl, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है. अब आप इसमें देखिए H+ आपको कॉमन आयन दिख रहा है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा. सिमिलरली NH4OH ये वीक बेस है, NH4Cl ये सॉल्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग है. तो यहां देखिए आपको कॉमन आयन दिख रहा होगा NH4+, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर. आपको पता है जो वाटर का नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि वाटर में H+ का कॉन्सेंट्रेशन
और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। न्यूट्रल कहने का ये मतलब नहीं है कि वाटर का pH 7 होता है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। वाटर न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। तो H+ मतलब pH, OH निगेटिव मतलब pOH, यानी pH प्लस pOH इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखिएगा कि जो वाटर का मोलैरिटी होता है, या आप यूं बोल दीजिए कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो होता है 55.5 मोल पर लीटर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो रूम टेम्परेचर पे जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, और वो होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर के बराबर। अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी आपको मोल पर लीटर ना देख करके मोल के जगह आपको ग्राम आयन लिखा हुआ दिख सकता है। तो याद रखिएगा, चाहे आप मोल बोलिए चाहे आप ग्राम आयन बोलिए, बात दोनों सेम ही है। तो आप H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है एट रूम टेम्परेचर, और वो इक्वल होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर बोल दीजिए, या 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर बोल दीजिए, ठीक है। अब आप सुनिए, अगर हम 1 लीटर वाटर में H+ और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाले, 1 लीटर वाटर में कितना H+ और OH आयन, OH निगेटिव आयन्स हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml वाटर। 1000 ml वाटर में आपको पता है, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। पर लीटर में इतना मोल है, तो आपको आयन चाहिए तो उसको Na से मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहां पे पर लीटर में यानी 1000 ml में आपके पास कितने आयन्स होंगे H+ OH के, 10⁻⁻7 इंटू Na आयन्स। Na से मल्टीप्लाई करिएगा 6 इंटू 10⁻23, तो यहां इतना आयन्स मिलेगा आपको 1 लीटर वाटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने के लिए देखिए वाटर डिसोसिएट होगा। वाटर का पहले कॉन्सेंट्रेशन C था, फिर 0, फिर 0, बाद में C- C अल्फा, C अल्फा। तो देखिए यहां पे वाटर में H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा के बराबर है, और यही OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी अभी आप पर क्या है 55.5 होता है, तो यहां से अल्फा निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो अभी आप पर के 10⁻⁻7 होता है डिवाइडेड बाय 50.5, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁻9, या परसेंटेज में निकालिएगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के ऑफ वाटर। तो ध्यान से सुनिए, के कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो के हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अल्फा वाटर का बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस देन 1, तो के जो होगा वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा के बराबर होगा। 1 - अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर C अल्फा स्क्वायर के बराबर, C 55.5, अल्फा निकाल चुके हैं यहां से, तो वो डाल देंगे तो के आ जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना। दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और आपको पता है आयनाइजेशन कांस्टेंट वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको KW से डिनोट करते हैं। देखिए आयनिक प्रोडक्ट एक कॉमन टर्म है, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट मतलब जैसे वाटर है, तो वाटर में कौन से आयन्स है, H+ OH निगेटिव, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको KW से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया, मान लीजिए आपके पास बोल दिया NH4OH, NH4OH का आप आयनिक प्रोडक्ट बनाइए, आयनिक प्रोडक्ट बताइए, तो इसमें कौन से आयन्स हैं, NH4 नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NH4OH। सिमिलरली वाटर का आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, तो वाटर में जो आयन्स हैं उसका मल्टीप्लीकेशन। अब इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि H+ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O नेगेटिव। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है 55.5 प्योर वाटर का, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा, दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिला करके जब मल्टीप्लाई करिएगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, इसको KW से बुलाते हैं, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि H+ और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो वही तो हम बोल रहे थे, चाहे आप इसको डिराइव करिए चाहे डायरेक्ट बोलिए, वाटर टूटेगा ये दो आयन्स में, तो इन दोनों आयन्स का प्रोडक्ट आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देगा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रह जाएगा।
अब आप क्या करिए, इसमें दोनों साइड निगेटिव लॉग लीजिए, तो निगेटिव लॉग KW और इधर निगेटिव लॉग प्रोडक्ट में है तो इस दोनों को ऐड करेंगे, निगेटिव लॉग H प्लस प्लस निगेटिव लॉग OH नेगेटिव। अच्छा, निगेटिव लॉग H प्लस क्या होता है, PH के बराबर, और निगेटिव लॉग OH नेगेटिव POH के बराबर, और निगेटिव लॉग KW PKW। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PKW विल बी इक्वल टू PH प्लस OH। अब आप देखिए, PKW को लिखते हैं निगेटिव लॉग KW, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/KW। तो अब आप देखिए, अगर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा तो PKW डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन वहीं पे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कम होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब वाटर अगर उसके आयंस में आप तोड़ना चाहते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा, और H प्लस आयन बढ़ने का मतलब pH डिक्रीज करेगा। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन बढ़ेगा तो pOH डिक्रीज करेगा, और KW बढ़ेगा और PKW डिक्रीज होगा, क्योंकि KW और PKW इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे याद रखिएगा KW का वैल्यू होता है 10⁻⁷, क्योंकि KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये होता है 10⁻⁷ रूम टेम्परेचर पे, ये भी 10⁻⁷। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW आ जाएगा 10⁻14, और PKW इसका नेगेटिव लॉग देंगे तो 14, यानी PH प्लस POH जो कि PKW के बराबर आता है वो 14 के बराबर आ जाएगा। वही 90 डिग्री सेल्सियस पे KW हो जाता है 10⁻12, याद रखिएगा, और PKW हो जाएगा 12, और PH प्लस POH को 12 के बराबर आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल pH या pH ऑफ वाटर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी आप पढ़ के आए कि PH प्लस POH PKW के बराबर है। वाटर की बात करते हैं तो आपको पता है वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, यानी कि PH POH के बराबर है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे POH के जगह पे PH डालिए, तो PH प्लस PH इज इक्वल टू PKW, तो यहां से PH आ जाएगा PKW डिवाइडेड बाय 2, और यही pH अगर POH के बराबर है तो POH का भी वैल्यू आ जाएगा PKW बाय 2। और आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस PKW होता है 14, तो न्यूट्रल pH आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7, और 90 डिग्री सेल्सियस पे PKW होता है 12, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल pH हो जाएगा 6, ठीक है। अगर कोई सा भी टेम्परेचर बात करते हैं एक जनरल टेम्परेचर की, तो pH का रेंज कहां से होगा, 0 से PKW, यानी 0 से अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 से 14, 90 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 से 12, और न्यूट्रल आएगा PKW डिवाइडेड बाय 2, तो न्यूट्रल pH कहां आएगा, PKW डिवाइडेड बाय 2। इससे कम जाइएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इससे ज्यादा जाइएगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, देखिए 25 से 90 डिग्री सेल्सियस चल गए तो H प्लस एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन वाटर इक्वली इंक्रीजेस, और PH OH इक्वली डिक्रीजेस, सो नेचर ऑफ वाटर रिमेन्स न्यूट्रल। तो चाहे आप 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, वाटर दोनों समय पे न्यूट्रल ही होता है। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने बात किया था, तो KW का डिफरेंट फॉर्म होता है। देखिए KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, या KW लिखते थे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 जो कि कांस्टेंट होता था, तभी दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट आता था। अब आपको पता है वाटर में ये दोनों इक्वल होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का। तो आप क्या करिए, यहां H प्लस के जगह पे, वाटर के लिए H प्लस और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, और ये इक्वल होता है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो KW अगर आपको लिखना है तो यहां OH नेगेटिव का आयन की जगह पे OH नेगेटिव डालिए, H प्लस डालिए, तो यहाँ H प्लस इंटू H प्लस का स्क्वायर, सिमिलरली OH नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है और ये इक्वल होगा √KW के बराबर, और H प्लस और H2O करिएगा तो हाइड्रोनियम आयन के बराबर,
तो KW क्या हो जाएगा, H+ के जगह पे आप हाइड्रोनियम आयन डालिएगा तो ये एक फॉर्म, और एक दोनों के जगह पे आप H3O+ डालिएगा तो हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर। तो ये अलग अलग फॉर्म है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि pKw वाटर का वो है 13.64, तो आपसे पूछा pH ऑफ वाटर। तो आपको पता है pH ऑफ वाटर होता है pKw डिवाइडेड बाय 2। अभी हम पढ़ के आए pKw 13.64 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास pH ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो आपको पता है जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उतना ही OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर आपके पास pH आ गया है, तो pH आ गया है, H+ निकालना है तो आप निगेटिव एंटी लॉग लेते हैं, तो 10⁻⁻6.82। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस में है इसको 1 से बढ़ाएंगे यानी 10⁻⁻7, और इंटू 7 में से कितना घटाएंगे कि 6.82 आएगा, 0.18। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपको दो वैल्यू हम बताते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग 1.6 का वैल्यू होता है 0.18, याद रखिएगा, बाद में भी काम आएगा बफर सॉल्यूशन में। और लॉग 1.8 का वैल्यू होता है 0.24। तो यहां देखिए 0.18 का एंटी लॉग किसके बराबर आएगा, 1.6 के बराबर। तो यानी इसका पूरा वैल्यू लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁷, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि आपको H+ और OH नेगेटिव आयन का सम बताना है वाटर में, कब, 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जो H+ और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी टेम्परेचर पे, वो √KW के बराबर आता है। और 90 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है KW 10⁻⁻12 के बराबर आता है। तो H+ और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी √10⁻⁻12, वो आ जाएगा 10⁻⁻6, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻6। इसको आप ऐड करिएगा, 1 और 2 कॉमन लीजिएगा तो इतना आ जाएगा सम ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एट 90 डिग्री सेल्सियस। सो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का pH निकाला, हमने वाटर का pH निकाला। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास या तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है या स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो उसका pH कैसे निकालते हैं सुनिए। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा 100% होता है या 1 होता है। तो जब आप HCl को ब्रेक करवाइएगा तो 100% ब्रेक होगा, H+Cl नेगेटिव है। पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन C था तो 0 100% है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इसका पूरा 0 हो जाएगा, इसका C। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा वही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और यहां जो कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मोस्टली क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलैरिटी में गिवन होगा, पर उसको हम नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे। कैसे, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए आपको HCl दिया है, तो HCl का आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी देगा, और आपको पता है HCl का एन फैक्टर होता है 1, तो यहां से नॉर्मेलिटी HCl का हो जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा H+ का आयन। अब आप ध्यान से सुनिए, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिलाते हैं तो आपको पता है वाटर में ऑलरेडी उसका आयन प्रेजेंट होता है H+ OH नेगेटिव। अब मान लीजिए इसमें आप HCl मिला रहे हैं, तो HCl मिलाने से HCl का भी H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वाटर में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ आयन का वाटर से जो आ रहा है और HCl से जो आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी और वाटर से भी। ठीक है, अब देखिए इस बेसिस पे 2 केस बनता है। क्या केस बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो वाटर के H+ कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। आपको पता है वाटर का H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब पावर कम होना चाहिए, यानी 10⁻⁷ से ज्यादा होना चाहिए। तो पावर कितना होना चाहिए, 10⁻⁻6, -5, -4, -3। तब हम क्या करेंगे, वाटर से आने वाले H+ को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सुनिए, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन 10⁻⁷, यानी कि 10⁻�6 हो, -5 हो, 4 हो, 3 हो, तो H+ और OH नेगेटिव आयन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मेलिटी यूज कर लेंगे। देगा क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको नॉर्मेलिटी मिलेगा। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस अगर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो वो सिर्फ नॉर्मेलिटी के बराबर आएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम हो, जो कि वाटर का H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, 10⁻⁻7 से कम हो या उसके इक्वल हो, यानी कि 10⁻⁻7 हो सकता है, -8, -9, -10, तब हम H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का भी कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में, और इस सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो H+ आयन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मेलिटी हम लेंगे और वाटर का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो कि बेसिकली 10⁻⁻7 के बराबर होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस के लिए OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मेलिटी देगा आपको मोलैरिटी पर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर।